नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर। करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आदमपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने के बाद सांसद संजय भाटिया ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने से निश्चित रूप से पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का धरातल लगातार गिर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने गलत तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा को राज्यसभा का टिकट दिया और उनके घर बैठा दिया। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर से मेन हैंडलिंग की और उन्हें कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया। सांसद ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला को भी हुड्डा ने हरियाणा से बाहर कर राजस्थान भेज दिया। उन्होंने कहा कि पुत्र मोह के चलते हुड्डा कांग्रेस को खत्म करते जा रही है। सांसद ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में भाजपा भारी बहुमत से जीत दर्ज कराएगी। फिर तो मेरे हिसाब से उनको कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ना चाहिए। कुलदीप बिश्नोई जी तो बार बार कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ, तो वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं हार गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो ये तो उनके लिए अवसर है कांग्रेस में रह के, जो उनको आप फिनिश नहीं कर पाए तो अभी आप आगे चुनाव लड़के। तो मेरे हुड्डा साहब अगर ये बात कह रहे हैं तो शोर शाट उनको आना ही चाहिए। फायदा मिलेगा। कांग्रेस का धरातल हिल रहा है, ये सबको पता है। जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अपनी पार्टी को एकजुट नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात है कि हुड्डा साहब एक छत्र राज जो कांग्रेस में चाहते हैं, और किस तरह से उन्होंने पहले हमारी जो यहाँ नेत्री थी कांग्रेस की बहन शैलजा जी, किस तरीके से गलत वे से उनको घर बिठाया, राज्यसभा की टिकट नहीं लेने दी। अशोक तंवर जी के साथ तो मैन हैंडलिंग भी हुई, आप समझ सकते हैं। उनको चोट भी लगी, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया। एक एक करके सुरजेवाला जी को भी आप देखिए कि हरियाणा में बजाय राजस्थान भेज दिया चुनाव लड़ने के लिए। तो वो कांग्रेस को खत्म करने के उसमें पुत्र मोह के कारण कांग्रेस को खत्म करने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे वो उनको दिख भी रहा है ऐसा होने वाला है। नानौन के गांव सिंघवा राघो के अंदर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पानी जमा होने की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल में 2 से 3 फुट तक बारिश का पानी जमा है, जिस वजह से कक्षाएं नहीं लग पाती। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द पानी निकासी का प्रबंध किया जाए, अन्यथा वो आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेरे गांव में 15 से 20 दिन हो गए स्कूल बंद पड़ा बिल्कुल जी। इसमें 4-4, 5-5 फुट पानी भरा हुआ है। करोड़ों रुपए बिल्डिंग जी खराब हो चुकी है। इस पर संज्ञान लिया जाए जी। प्रशासन का हमें बार बार यह गुहार लगा रहे सरकार पर, हमारा पानी की निकासी करी जाए जी, बच्चों का पढ़ाई का कहीं व्यवस्था करी जाए। हमारे गांव में 20-25 दिन से सब कुछ ठप हुआ है। पढ़ाई बच्चों की पहले कोरोना के कारण है वो होगी, अब स्कूल के ये हालात है। यहाँ पे तैरने के लिए तो जरूर आ सकते, पढ़ाई नहीं हो रही। प्रशासन काफ़ी शिकायत भी कर चुके हैं। प्रशासन की तरफ से आश्वासन तो मिल जाता, लेकिन धरातल लेवल पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। हमारे गांव में जी 20-25 दिन लगातार स्कूल बंद है, बच्चे घर बैठे हैं। पढ़ाई को सदा समाधान नहीं है। नानू बताते बता में ओढ़ पढ़ लो, कहीं कोई जगह नहीं है गाँव में। क्यों सारा सुकड़ता पानी भर रहा है। और पढ़ाई बिल्कुल पहले कोरोना ने 2 हाल कोरोना मारे, अब बारिश ने मार दिए। यहाँ पर 2-2, 3-3 फुट पानी चिढ़ रहा है हमारे कमरे में। बाकी डूब चुके जी, जितना भी दफ्तर है सारे डूब चुके जी। तो टीचर क्या कह रहे? टीचर कह रहे जी घर रहो, या आओगे तो कोई बच्चा डूब जाएगा, हमारा सर हो जाएगा। इस कारण घर बैठे बच्चों की पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन। कैथल में देर रात अज्ञात चोर पाटला रोड के एक मकान में घुसकर सोने के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि वारदात के समय घर में महिलाएं सो रही थीं। जब पुरुष देर रात काम से लौटे तो उन्हें चोरी की वारदात का पता लगा। पुलिस की फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं सोनीपत के गांव औरंगाबाद में फ्लोर मिल चलाने वाले दीपक की ताबड़तोड़ गोली चलाकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें दिवाली के त्योहार पर गांव के ही कुछ युवकों ने के साथ आपसी कहासुनी हुई थी और जिसके बाद गांव के अंदर पंचायत में आरोपियों से माफीनामा मंगवाया गया था। माफीनामा की रंजिश रखते हुए आरोपियों ने देर रात ताबड़तोड़ काफी गोलियां मारी और हत्या कर दी। जहां गांव में दहशत का माहौल है तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं गुरुग्राम के गाड़ौली गांव के अंदर 8 साल के निशांत का शव नाले से अभी नहीं मिला है। 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
2 दिन पहले गाडोली गांव से 8 वर्षीय मासूम नाले में बह गया, जिसके बाद अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। हालांकि आज एनडीआरएफ की जो टीम है इस नाले में नाव के जरिए उसको ढूंढने की जरूर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन के जो तमाम अधिकारी थे वो वहां मौके पे मौजूद थे। ये वही नाला है जिसमें दिव्यांश है जो बारिश के समय में बह गया था, लेकिन करीबन 8 किलोमीटर लंबा ये पूरा नाला है। इस समय मैं मौजूद हूं जो नजफगढ़ की तरफ ये पूरा नाला जाता है, अंतिम छोर है जहां पर इसको रोक दिया गया। और इसी के चलते आज एनडीआरएफ की जो टीम थी नाव के जरिए, बोट के जरिए उसको ढूंढने के प्रयास कर रही थी, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक मासूम बच्चे का कोई पता नहीं लग पाया। और इसी के चलते जो ग्रामीण है उसमें काफी रोष नजर आ रहा है। गुरुग्राम के इस नाले की मैं बात करूं, सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं, दोनों तरफ वो पूरा नाला कच्चा है, लेकिन यहाँ पर एहतियातन तौर पर तमाम जो व्यवस्था है वो की जरूर जा रही है। लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी मासूम का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। गुरुग्राम से कैमरामैन इंद्रजीत के साथ संजय राठौर। तो वहीं स्वर्ण पदक जीतकर लौटी बॉक्सर नीतू घनघस और कांस्य पदक विजेता जैस्मिन का जोरदार स्वागत बहादुरगढ़ में किया गया। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मूड अर्जुन अवार्डी बॉक्सर दिनेश और जननायक जनता पार्टी के ऑफिस में संजय दलाल ने खिलाड़ियों का फूल माला और मिठाई से स्वागत किया। हर जगह हो रहे इस स्वागत से खिलाड़ी भी बेहद खुश हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि लोगों के प्यार से उनका हौसला बना हुआ है और ज्यादा मजबूत हो रहा है। आने वाली एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाना है। ब्रॉन्ज मेडल मिला है, लेकिन गए तो गोल्ड के लिए थे, लेकिन वो तो नहीं आ पाए। लेकिन कोई बात नहीं, अभी और ट्रेनिंग करेंगे तो ये रंग भी बदलेंगे सर इसका भी। 4 साल बाद लोग वापस आएंगे तो अभी अच्छे से ट्रेनिंग करनी है। था गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो मैंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो ये अब तक की मेरी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है और इसके लिए तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है। मैं कई सालों से मेहनत कर रही हूँ और अभी मौका मिला है मुझे गेम्स में पार्टिसिपेट करने का और मैंने अपना गेम दिखाया, वहाँ पे परफॉर्मेंस दी, तो मैंने गोल्ड मेडल जीता वहाँ। तो वहीं पंचकुला के अंदर हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी जोरों पर है। नगर निगम की मेयर कुलभूषण गोयल ने बताया कि अभी तक पंचकुला की एनजीओ की ओर से निगम के पास करीब 95,000 तिरंगे डोनेशन में आए हैं, जिसके बाद पंचकुला शहर में अलग अलग जगहों पर कई सेंटर्स बनाए जा रखे हैं जहां से लोग फ्री में तिरंगा ले जा सकते हैं। ऐसे में पंचकुला में अभी तक 23,000 तिरंगे बांटने का टारगेट पूरा हुआ है। बात करते हैं तिरंगे को लेकर पूरे देश के अंदर एक अभियान चल रहा है। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे देश के अंदर तिरंगा अलग अलग जगहों पर लगाया जाएगा। प्रत्येक देशवासियों से अपील की जा रही है ताकि प्रत्येक व्यक्ति के घर पर, मकान पर, दुकान पर या फिर चौराहों पर तिरंगे को लगाया जा सके। केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों से बात की गई है, जिसके बाद राज्य सरकारों की ओर से अलग अलग नगर निगम हो या फिर MLAs हो या फिर प्रशासन हो, उन सभी की टीमों को लगाया गया है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और तिरंगे का जो उत्सव मनाना चाहता है पूरा देश वो सफल हो सके। इसी की कड़ी में पंचकुला नगर निगम की ओर से सभी पार्षदों को 1,000 झंडे दिए गए हैं। ये वो झंडे हैं जो नगर निगम के पार्षदों को दिए गए हैं, जिसके बाद वो अपने अपने वार्ड के अंदर इन झंडों को बांटने में लग जाएंगे। 13 तारीख से पहले इन झंडों को प्रत्येक मकान पर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक प्रत्येक मकान पर या फिर प्रत्येक चौराहे पर, गली में तिरंगा लहराया जा सके। बात करते हैं तिरंगे। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश भर में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा करने वाली है। हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने बताया कि कांग्रेस 2 अलग अलग भागों में 14 और 15 अगस्त को भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आयोजन करेगी। 14 अगस्त को गांव जहारी से शुरू होगी और ठरू, उलदेपुर, शाहजादपुर, सांदल कला, सांदल नवादा, सांदल खुर्द, चटिया से होकर पांची जाटान गांव में संपन्न होगी। 15 अगस्त से यात्रा बेगा गांव से शुरू होगी। दातौली, शाहपुर तगा, खेड़ा तगा, बेड़ा रोड से होते हुए GT रोड अड्डे पर आकर संपन्न होगी। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने मंगलवार को गढ़ी केसरी रोड स्थित कार्यालय के कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी। आजादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी
द्वारा समस्त प्रदेश में तिरंगा यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हो रहा है। इसी उपलक्ष्य में गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आगामी 14 अगस्त को इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए कार्यक्रम निश्चित किया गया। ये तिरंगा यात्रा गांव जवड़ी से शुरू होगी और गांव पानची में जाकर 14 तारीख को समाप्त होगी। तो वहीं चरखी दादरी जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दादरी शहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। में वैश्य कन्या स्कूल में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के जो मुख्य अतिथि रहे श्यामलाल पुनिया उपायुक्त ने बताया कि हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा। प्रशासन द्वारा लोगों में तिरंगे बांटे जा रहे हैं। हजारों की संख्या में आकर लोग तिरंगा लेकर जा रहे हैं और उनमें इतना उत्साह है कि हर दिन सैकड़ों की संख्या में प्रशासन के पास आकर लोग तिरंगा मांग रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा विभिन्न स्थानों से निकाली गई। शहर में जहां भी तिरंगा यात्रा निकली, लोगों ने नमन किया खड़ा होकर। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। तो वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का हिस्सा लिया। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आज हम भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि मौजूदा सरकार ने जाति, धर्म और भाषा के आधार पर देश को बांट दिया, जिसे एक बार फिर से जोड़ने की जरूरत है। तो वहीं कनीना उपमंडल के अंदर गांव खेड़ी में किसानों ने बिजली की समस्या को लेकर पावर हाउस के सामने प्रदर्शन किया। एसडीओ साहिल गर्ग ने जल्द से जल्द बिजली की समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। किसानों ने बताया कि गांव में 1970 के समय के तार लगे हुए हैं। पुराने तारों के चलते आए दिन ब्लास्ट होता रहता है और तार टूटकर गिर जाते हैं। कभी कभी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। कर्मचारियों को फोन करके कहते हैं तो हमारी कर्मचारी हमारी सुनते नहीं है। बिजली के बार बार कट लगे रहते हैं, बिजली कम आती है। कई बार हम एसडीओ से भी मिल चुके हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सरकार को हम चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो पावर हाउस पे ताला लगा देंगे। तो वहीं फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग के कच्चे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विभाग के सामने धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार से मांग की उनकी समस्या का समाधान किया जाए। कर्मचारी यूनियन के नेता ने बताया कि कच्चे कर्मचारियों को 6-6 महीने से वेतनमान नहीं दिया जा रहा, जिससे उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है। अपने परिवार का पेट पालने के लिए कर्मचारी काम कर रहे हैं और इस प्रकार उनका शोषण भी किया जाता है। वहीं कौशल रोजगार के तहत जो रोजगार का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उसमें कर्मचारियों की समय सीमा 2-2.5 साल ही की जा रही है, जो कि नाकाफी है। ये आज जो प्रदर्शन किया गया है, ये फतेहाबाद कार्यकारी अभियंता का दुलमुल जो रवैया है कुल मिलाकर के उस वजह से किया है, क्योंकि हमारे जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं आज 5 महीने से उनको वेतन नहीं मिल रहा है। गरीब कर्मचारी को अगर 5 महीने वेतन ना मिले तो वो क्या खाएगा, उसका परिवार भुखमरी के कगार पर है। कच्चा कर्मचारियों का हम घर जाते हुए भी शर्मा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जो हालात देख करके है ना तो वो देख नहीं सकते। इसके अलावा बहुत सी मांगे, जैसे एलटीसी है, सभी विभागों में एलटीसी दी जा रही है लेकिन यहाँ नहीं दी जा रही। अन्य जो डिमांडें हैं वो भी लंबित पड़ी है, लगभग 3-4 बार मिले हुए हैं, लेकिन दुलमुल रुपया हाँ कर देंगे ना कर देंगे। कर्मचारियों का वेतन है वो भी कहते कभी लेट कर देता है, कभी कुछ कर देता है। तो वहीं करनाल के हिमदा गांव के अंदर तिरंगे के नाम पर डिपो संचालक की मनमानी देखने को मिली। दरअसल डिपो पर राशन लेने आए लोगों से कहा जा रहा है कि तिरंगे के पैसे लाएं।
झंडा लोगे तभी राशन मिलेगा। संचालक का कहना है कि खाद्य विभाग की तरफ से दिए गए निर्देश हैं। वहीं मामले पर अतिरिक्त उपायुक्त का कहना है कि प्रशासन की तरफ से किसी भी डिपो संचालक को ऐसे निर्देश नहीं दिए गए। जिस भी राशन धारक की मर्जी हो राशन के साथ झंडा ले सकता है। कानून वापिस और झंडे की कीमत ना लगाई जाए, क्योंकि देश पहले आधा बेच चुके मोदी जी, और अभी आगे ये कार्य ना करे ताकि लोगों को, गरीब आदमी को ना परेशानी हो, क्योंकि झंडे की कीमत लगाने वाला प्रधानमंत्री भी कोई नहीं होता। ये सरकार ने ऐसे पालना करना चाहिए। और मैं फ्लैग की इज्जत करता हूँ सर, इंडियन हूँ मैं। जिन लोगों को इसकी फ्लैग की इज्जत की नहीं पता सर, वो उसकी कीमत क्यों लगा रहे हो? चढ़वा है राशन कार्ड पर चढ़वा का गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। देखिए, करनाल में तो हमने 4 लाख का टारगेट रखा है, जो कि 3 लाख हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है और 1 लाख हमारे अर्बन एरिया में है। तो इस हिसाब से 4 लाख का टारगेट रखा गया है, जिसमें से अभी तक 2.5 लाख हम बांट चुके हैं। और बाकी भी अन्य समाज सेवी संस्थाएं हैं, बाकी पॉलिटिशियंस भी हैं, राजनेता भी हैं, और बाकी स्कूल्स हैं, उन सबका सहयोग लेकर, युवा वाहिनी होती है, उन सबका सहयोग लेकर हम बाकी भी बांटने की तैयारी में हैं। गाँव में तो आंगनवाड़ी वर्कर के माध्यम से बंटवाए जा रहे हैं घर घर में, लेकिन अगर कोई खरीदना चाहे तो जो राशन की दुकान होती है वहाँ पर रखवाए गए हैं, जिसमें 20 रुपये का झंडा होता है, 4 रुपये की उसकी स्टिक होती है और 1 रुपये राशन डिपो वाले का अपना बांटने का कमीशन होता है। तो इस तरीके से 25 रुपये में बांटे जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए 22 जुलाई 22 खबर में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज।